वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी का यूनिट 2 का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो हमारे यूनिट 2 का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास और हमारे चैप्टर फर्स्ट का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल और मध्यकाल। तो देखो, मैंने इससे पहले वाले चैप्टर्स में आपको बताया था कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो हम इस वाले चैप्टर के अंदर आदिकाल और मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, आधुनिक काल हम इससे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। साहित्य में हमेशा एक जैसी प्रवृत्तियाँ नहीं रहती है। प्रवृत्तियों का मतलब यार, जैसे कि एक जैसा नेचर नहीं रहता है साहित्य का, उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। परिस्थितियों के अनुसार साहित्य की प्रवृत्तियाँ यानी कि स्वभाव भी बदलती रहती है। तो क्या होता है, देखो, तो परिस्थिति के अनुसार यानी कि जैसे जैसे समाज में बदलाव आते हैं या फिर मतलब जैसे जैसे परिस्थितियों में बदलाव आता है तो वैसे वैसे साहित्य का जो स्वभाव होता है वो भी बदलता है। साहित्य का अध्ययन उसकी प्रवृत्तियों के आधार पर विभाजित करके किया जाता है। अब देखो, साहित्य का अध्ययन कैसे किया जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि हमें जितने भी अब तक साहित्य बने हैं मुझे उनका अध्ययन करना है। अब देखो, साहित्य क्या होता है यार, पहले तो ये बता दूँ। साहित्य वो होता है जिसमें मतलब हमारे इतिहास से रिलेटेड हमें कोई भी नॉलेज मिलती है तो वो हो जाता है साहित्य। तो देखो, साहित्य को उसकी प्रवृत्ति के आधार पर डिवाइड किया जाता है, यानी कि उसका स्वभाव कैसा है, किस टाइम पे लिखा गया, ठीक है ना, किसके बारे में लिखा गया, क्या लैंग्वेज यूज़ करी। तो इस टाइम मतलब उसकी प्रवृत्ति के हिसाब से साहित्य को डिवाइड किया जाता है और इसी को काल विभाजन कहते हैं। ठीक है। जनवरी 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था और इन्होंने मतलब ये जो ग्रंथ लिखा था ये हिंदी का सबसे पहला ग्रंथ था। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया। उन्होंने देखो जो अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास दिया था ना ग्रंथ, उन्होंने इसके अंदर हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले आदिकाल, जो कि 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक है, इसको वीर गाथा काल भी बोलते हैं। दूसरा पूर्व मध्यकाल, ये 1318 से लेकर 1643 तक है, इसको भक्ति काल भी बोलते हैं। थर्ड है हमारा उत्तर मध्यकाल। देखो, इसमें मध्यकाल को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है ना। तो इसमें 1643 से 1843 तक होता है और इसको रीतिकाल भी बोलते हैं। आधुनिक काल जो होता है ये 1843 से आज तक चलता आ रहा है और इसको गद्यकाल बोलते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना आदिकाल। ठीक है, तो आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। किसी भी साहित्यिक युग का नामकरण साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है। यार देखो, मतलब जैसे मैंने बताया था ऊपर, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, गद्यकाल, तो आप ऐसे कैसे मतलब उसका ऐसा नामकरण किस तरीके से कर रहे हो, तो आप उसका नामकरण कर रहे हो उसके साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों से, यानी कि उस टाइम के साहित्यों में क्या क्या मेन बातें बताई गई थी, क्या क्या दर्शाया गया था, ठीक है ना, कैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया था। तो इन प्रवृत्तियों के आधार पर आप किसी साहित्यिक युग का नाम रखते हो। ठीक है। शुक्ल जी ने निम्नलिखित 12 रचनाओं को आधार मानकर इस काल का नाम वीरगाथा काल रखना उचित समझा। यार देखो, सबसे पहले मैं बताती हूँ इसको वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस काल के अंदर ऐसे बहुत सारे साहित्यों की रचना की गई जिनमें वीर रस का इस्तेमाल किया गया। वीर रस यानी कि जिसमें युद्ध है ना और राजाओं की वीरता वगैरह, इसको बहुत ज़्यादा दिखाया गया कि उस टाइम पर राजा शासक जो थे कितने वीर थे। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइम को जो बोलते हैं वीरगाथा काल बोल देते हैं, क्योंकि इस टाइम पे अधिकतर साहित्य जो मिले थे उनके अंदर वीरगाथाएं की गई थी उनके शासकों की। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं वो 12 रचनाएं जिनके आधार पर शुक्ल जी ने इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा था। तो विजय पाल रासो, हम्मी रासो, कीर्तिलता, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, कीर्ति पताका, जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक, जय चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली, ये ऐसी 12 रचनाएं थी जिनको आधार बनाकर शुक्ल जी ने इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा था। दोबारा से बता दूँ, ये जितनी भी रचनाएं हैं इनके अंदर वीरता को बहुत ज़्यादा मतलब प्रमुख रखकर दिखाया गया है, दर्शाया गया है और इसीलिए इसको वीरगाथा काल बोला है। डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल की अवधि जो है वो सन 750 से 1375 तक मानकर इन्होंने इसको 2 भागों में बांटा है। यानी कि डॉक्टर राजकुमार वर्मा जो थे इन्होंने बोला कि आदिकाल की जो अवधि है वो 750 से लेकर 1375 ईस्वी तक है। तो इन्होंने ये मानकर इसको 2 भागों में बांट दिया। पहला होता है संधि काल, दूसरा चारण काल। तो उन्होंने इन जो 2 भागों में बांटा, तो संधि काल उन्होंने 750 से लेकर 1000 विक्रमी संवत तक रखा
और चालन काल को उन्हें 1000 से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक रखा। अब देखो ये विक्रमी संवत क्या होता है। देखो अगर यार तुम इस डेट के अंदर 77 को प्लस कर दोगे, ठीक है, मतलब अगर आपने 750 में 77 प्लस किया तो क्या आ गया 7 and 2 and 1 यानी कि 827, तो ये जो आ गई ये आपकी ईस्वी आ गई। अगर आप विक्रमी संवत टाइम में 77 प्लस कर देते हैं तो आपकी ईस्वी आ जाती है, और अगर ईस्वी में से 77 माइनस कर देते हैं तो विक्रमी संवत आ जाता है। मतलब काल को बताने के बस तरीके हैं, आप उसे ईस्वी में बता दो या फिर विक्रमी संवत में बता दो, ठीक है। नेक्स्ट है श्री राहुल सांकृत्यायन ने इस युग को सिद्ध सामंत युग कहा गया है। यानी कि देखो इन्होंने श्री राहुल सांकृत्यायन ने इस युग को सिद्ध सामंत युग बोला है, ठीक है। और ये जो नाम था सिद्ध सामंत युग ये ज़्यादा प्रचलित नहीं हो सका, यानी कि ये नाम ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। और श्री राहुल सांकृत्यायन जो थे ये पुरानी हिंदी और अपभ्रंश को एक ही मानते हैं, यानी कि जो जिस टाइम पे मतलब हिंदी का विकास हो रहा था, और अपभ्रंश यानी कि वो भाषा जिसका बहुत पहले लोग यानी उत्तर भारत में आधुनिक भाषा के विकास से पहले, यानी कि आधुनिक भाषा तब तक बनी भी नहीं थी, तो उस टाइम पे लोग जिस भाषा का इस्तेमाल करते थे उसको बोलते हैं अपभ्रंश, यानी कि बहुत प्राचीन भाषा, ठीक है ना। तो पुरानी हिंदी और अपभ्रंश को श्री राहुल सांकृत्यायन एक ही मानते थे। उनका मानना था कि ये दोनों एक जैसी, इनमें कुछ फर्क नहीं है। इस तरह सिद्ध सामंत युग नाम भी उस समय के साहित्य की प्रवृत्ति को स्पष्ट नहीं कर सका। तो इस तरह जो उन्होंने नाम दिया था सिद्ध सामंत युग, ये जो नाम था ये उस समय के साहित्य की प्रवृत्ति, यानी कि उस तरीके के उस समय के साहित्य का जो स्वभाव था, नेचर था, उसमें जिस तरीके की बातें कही गई थी उनको स्पष्ट नहीं कर रहा था ये नाम, यानी कि ये नाम उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। नेक्स्ट है हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस प्रारंभिक काल को आदिकाल कहना सही समझा। अब देखो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये जो काल था वीर गाथा वाला काल था, इन्होंने इसको आदिकाल कहना ही सही समझा। उन्होंने बोला ये बहुत परफेक्ट नाम दे दिया गया है आदिकाल, मैं इसके साथ सहमत हूँ। अब हम देखेंगे आदिकाल की कुछ परिस्थितियाँ, यानी कि उस टाइम पे राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी, सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, ये सब कैसी थी उस टाइम पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजनीतिक से। तो उत्तर भारत में हर्षवर्धन का विशाल साम्राज्य जो था, यानी कि हर्षवर्धन का जो पूरा साम्राज्य था वो उनकी मृत्यु के बाद विघटित हो गया था, यानी कि खत्म हो गया था, और राजपूतों का उदय हुआ था और अनेक छोटे राज्य स्थापित हो गए थे। यानी कि जब राजपूत थे उनका भारत में उदय होने लगा था और बहुत छोटे राज्य जो थे वो बनने लगे थे। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया, यानी कि 1175 एक टाइम आया जब मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर अपना अधिकार कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। और 1193 ईस्वी में पृथ्वीराज की हार के बाद, यानी कि पृथ्वीराज चौहान जो थे उनकी हार हो गई, तो जो आक्रमण था, यानी कि जो आक्रमण करने वाले लोग थे आक्रमणताओं, उनके लिए भारत का द्वार खुल गया। यानी कि फिर आक्रमणताएं जो थे वो भारत में आने लगे, भारत पर आक्रमण होने लगे। 1206 ईस्वी तक बंगाल सहित उत्तर भारत में नए विदेशी शासन की व्यवस्था हो गई। क्या हुआ, 1206 ईस्वी जो थी इसके टाइम तक बंगाल में, उत्तर भारत में नए विदेशी शासन की स्थापना होने लगी, यानी कि विदेशी मतलब बाहर से लोग आने लगे और अपने शासन करने लगे, तो उसे बोला है नए विदेशी शासन की स्थापना होने लगी। दास, खिलजी और तुगलक वंश के पठानों का शासनकाल 1206 से लेकर 1414 ईस्वी तक मंदिरों, पुस्तकालयों और संस्कृतों के केंद्रों को नष्ट करने का काल है। अब देखो दास, खिलजी और तुगलक वंश, ये जितने भी वंश थे इस टाइम पे, यानी कि जो पठानों का शासन था वो 1206 से लेकर 1414 ईस्वी तक चला। तो इस टाइम पे इन वंशों ने क्या किया, मंदिरों को, पुस्तकालय और संस्कृति के जितने भी केंद्र थे इनको खत्म करना शुरू कर दिया। इसीलिए इनके काल को संस्कृति को नष्ट करने का काल भी कहा जाता है, यानी कि जिस समय पर भारत की संस्कृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था ये वो समय था। अब हम बात करते हैं धार्मिक परिस्थिति की, यानी कि उस टाइम पे धर्म से रिलेटेड क्या परिस्थिति थी। तो धर्म की दृष्टि से मुसलमानों के प्रवेश से पहले हिंदी प्रवेश में बौद्ध और हिंदी विचारधारा में संघर्ष चल रहा था। देखो क्या हुआ, मुसलमान अभी तक आए नहीं थे भारत के अंदर, तो हिंदी प्रदेश में बौद्ध और हिंदी विचारधारा, यानी कि हिंदी में बौद्ध और हिंदी विचारधारा को लेकर संघर्ष चल रहा था कि हिंदी में बौद्ध विचारधारा को डालें या फिर हिंदी विचारधारा को डालें। दूसरा था काशी, यानी कि जो हिंदुओं का मुख्य केंद्र था, और नालंदा बौद्धों का मुख्य केंद्र था। यानी कि उस टाइम पे काशी जो थी वो वहाँ पे ज़्यादा हिंदू पाए जाते थे, और नालंदा जो था वहाँ पे बौद्धों का मुख्य केंद्र था, यानी कि इन धर्मों को ज़्यादा फॉलो किया जाता था। ठीक है, शंकराचार्य के समय से ही बौद्ध प्रभाव समाप्त होने लगा था। फिर क्या हुआ, शंकराचार्य आए
और जब उनका समय आया तो क्या हुआ, बौद्ध प्रभाव जो था वो समाप्त होने लगा था, यानी कि बौद्ध धर्म का जो प्रभाव था लोगों के ऊपर वो धीरे धीरे खत्म होने लगा था शंकराचार्य के टाइम से। मुसलमानों के आक्रमण एवं नालंदा की समाप्ति के बाद बौद्ध धर्म की विचारधारा नामपंथी विचारधारा में लुप्त हो गई। देखो क्या हुआ, मुसलमानों ने आक्रमण किया भारत के ऊपर, और नालंदा जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था या जो जगह थी वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया नालंदा को। तो क्या हुआ, उसकी वजह से बौद्ध धर्म की जो विचारधारा थी वो नामपंथी विचारधारा में कहीं ना कहीं गुप्त हो गई, क्योंकि देखो लुप्त हो गई। देखो मैंने आपको बताया था नालंदा जो थी यहाँ पे बौद्ध धर्म ज़्यादा लोग पाए जाते थे, बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पे बौद्ध धर्म को ज़्यादा फॉलो किया जाता था, बौद्ध विचारधारा को। तो जब नालंदा ही खत्म हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय को ही बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दिया, तो जो बौद्ध धर्म की विचारधारा थी वो नामपंथी विचारधारा में कहीं ना कहीं गुम हो गई। हिंदुओं में भी शैव, शाक्त और वैष्णवों में संघर्ष होते रहते थे। अब देखो हिंदुओं में अलग अलग जैसे जाति वगैरह मतलब लोग होते हैं ना, उनमें शैव, शाक्त और वैष्णव, ठीक है ना, यानी कि देखो इनका भगवान को पूजा करने का तरीका अलग होता है इनका, कि ये भगवान को कोई मानता है कोई नहीं मानता है, मतलब इस तरीके से। तो इनमें संघर्ष होते रहते थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इन धर्मों के बीच में। और पौराणिक धर्म और अवतारवाद की धारणाओं ने इस समय हिंदू विचारधारा को प्रभावित किया, यानी कि जो पुराने धर्म थे, पौराणिक धर्म जो हमारी पुराणों के अंदर बताया हुआ है कि धर्म कैसा होता है, और अवतारवाद यानी कि जो मूर्तियों वगैरह की हो जो हम मानते हैं आज के टाइम पे भी कि राम जी ने 10 अवतार लिए या इतने अवतार लिए, तो जो अवतारवाद की जो धारणा थी उस टाइम पे हिंदू विचारधारा में को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने लगी थी, यानी कि हिंदू पुराणों में लिखे हुए धर्म और अवतारवाद को मानने लगे थे। मुस्लिम आक्रमणताओं के साथ सूफी साधक और फ़कीर भी आए। तो देखो जब भारत में मुस्लिम आक्रमणताएँ आई, यानी कि देखो अकबर ने आके भारत पर अपना कब्जा किया, और बाहर से जितने भी मुस्लिम शासक आए थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण करके भारत पर अपना शासन किया, तो उनके साथ साथ सूफी साधक और फ़कीर भी आए थे। तो ये था कि धार्मिक स्थिति क्या थी उस टाइम की। अब हम देखेंगे सामाजिक, यानी कि उस टाइम पे समाज किस तरीके का था। तो 7वीं से 10वीं सदी तक बाहर से आई हुई अनेक जातियों को हिंदू समाज ने अपनाया, यानी कि 7 से लेकर 10वीं सदी तक बाहर से कितनी भी जातियां आई हों, हिंदू समाज ने उन्हें अपना लिया, भाई बहन समझकर सबको अपना लिया। वर्ण व्यवस्था तो जी उस वक्त पे वो नाम मात्र रह गई थी। अब देखो वर्ण व्यवस्था क्या होती है भारत में ना, मतलब उस टाइम पे 4 वर्ण बांटे हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, उनके काम के आधार पर, यानी कि जो पूजा पाठ करेंगे और जो पढ़ते हैं वो ब्राह्मण हो गए, और जो लड़ाई करते हैं और ये सब हो गए क्षत्रिय, और जो खेती बाड़ी करते हैं और दूसरे काम करते हैं ये हो गए वैश्य, और जो छोटे मोटे काम करते हैं बच्चे हुए ना, यानी कि नॉनवेज को काटना, कसाई वगैरह का जो काम होता है ये क्या हो गया, ये शूद्रों में आ जाता था। इनको बोला जाता है कि जो तुच्छ लेवल का काम करते हैं, छोटे लेवल का काम करते हैं वो शूद्र कहलाते हैं। तो देखो ये वर्ण व्यवस्था थी उस टाइम पे, तो वो नाम मात्र रह गई थी, यानी कि लोग जो थे वर्ण व्यवस्था को ज़्यादा फॉलो नहीं करते थे, उनके लिए सब एक बराबर थे, कोई ऐसा शूद्र ब्राह्मण कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था उन लोगों के लिए। नई नई जातियों का उदय हो रहा था, यानी कि नई नई जातियाँ बनकर उभर रही थी। ब्राह्मण और क्षत्रियों के ही नहीं, वैश्य और शूद्रों के भी भेद बन गए, यानी कि देखो क्या हुआ, ब्राह्मण और क्षत्रिय में नए नए भेद आ गए, जैसे कि हिंदुओं में आता है। मैं कहती हूँ ब्राह्मणों में भी 4 तरीके के ब्राह्मण हो जाते हैं, कोई कहता हम शर्मा है, कोई कहता हम कौशिक है, कोई कहता हम भारद्वाज है। तो क्या हुआ, भेद बन जाते हैं, यानी कि ब्राह्मण में भी अलग अलग तरीके के ब्राह्मण हो गए, वेराइटीज़ हो गई। तो ब्राह्मण और क्षत्रियों के ही भेद नहीं बने थे उस टाइम पे। वैश्य और शूद्र जो है इनके भी नए नए भेद बनने लग रहे थे, यानी कि वैश्यों में भी अलग अलग कैटेगरी के वैश्य होने लगे, शूद्र भी अलग अलग कैटेगरी के होने लगे, यानी कि शूद्रों में कोई ज़्यादा ऊंचा होने लगा तो कोई बहुत ज़्यादा नीचा होने लगा, इस तरीके से भेद बनने लगे थे। ब्राह्मणों की अनेक जातियों की तरह क्षत्रियों की भी अनेक जातियाँ हो गई, यानी कि वही मैंने अभी जो बताया, ब्राह्मण की बहुत सारी जातियाँ बन गई, तो उन्हीं की तरह क्षत्रियों की भी बहुत सारी जातियाँ बन गई। खान पान में और वैवाहिक संबंधों में नई नई मान्यताओं का समावेश होने लगा, यानी कि क्या खाना पीना चाहिए उस टाइम पे, खान पान के तरीके में और वैवाहिक संबंध में, यानी कि देखो क्या आता था, ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण से होगी और वैश्यों की शादी वैश्यों में होगी। तो ये जो वैवाहिक संबंध में थे इनमें नई नई मान्यताएं जो थी वो ऐड होने लगी थी अब, यानी कि इनकी जो मान्यताएं थी, पुरानी विचारधारा जो थी अब वो बदलने लगी थी। तांत्रिक, योगी, महायानी, बौद्ध और हिंदू समाज की निम्न जातियों ने मुस्लिम धर्म अपनाया, यानी कि उस टाइम पे ये ऐसी बहुत सारी हिंदू समाज की जातियाँ थी, तांत्रिक, योगी, महायानी, बौद्ध, और हिंदू समाज की जो छोटी जातियाँ थी बोलूँ या फिर मैं बोलूँ बहुत सारी ऐसी जातियाँ थी जिन्होंने उस टाइम पे मुस्लिम धर्म को अपनाया। और उन्होंने मुस्लिम धर्म को क्यों अपनाया, क्योंकि देखो उस टाइम पे मुस्लिम शासक आ गए थे, तो वो लोग क्या होने लगे थे, अपने धर्म को बहुत ज़्यादा प्रचार करने लगे थे, वो अपने मुस्लिम धर्म को बहुत ज़्यादा प्रचार करने लगे थे, तो लोग उनके धर्म से आकर्षित हो गए और उन्होंने मुसलमान धर्म जो था वो अपना लिया।
नेक्स्ट है, जनता से बात करने के लिए शासक वर्ग जनभाषा का उपयोग करता था। यानी कि उस टाइम पे जनता से बात करने के लिए शासक वर्ग यानी कि जो शासन करते हैं, राजा, मंत्री, सेनापति जो भी होते हैं, वो सब जनता से बात करने के लिए जनता की भाषा का इस्तेमाल करते थे। यानी कि जनभाषा का, जो भाषा जनता समझती थी उसी भाषा का इस्तेमाल करते थे। इस्लाम धर्म ने दूसरे धर्मों को आकर्षित किया। अभी मैंने आपको बताया कि जो इस्लाम धर्म था उस टाइम पे उसने दूसरे धर्मों को आकर्षित किया और लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था। अब बात करते हैं हम साहित्यिक स्थिति की। तो आदिकाल में संस्कृत साहित्य जो था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया गया, यानी कि संस्कृत भाषा में साहित्य बहुत ज़्यादा बनाए गए। और उस टाइम के जो साहित्यकार थे वो थे पद्मगुप्त, कल्हन, विल्हन, जयदेव, वत्सराज, जैनक, जयसिंह सूरी, महाकवि श्री हर्ष आदि। तो ये जो उस टाइम के साहित्यकार थे। शिलालेखों से हटकर देखो, शिलालेख क्या होता है? शिला का मतलब होता है पत्थर, ठीक है ना। अगर पत्थर पे कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो उसको कहते हैं शिलालेख। तो उस टाइम पे शिलालेखों से हटके गद्य पद्य मिश्रित काव्यों का आरंभ जो था वो त्रिविक्रम और सामदेव सूरी ने शुरू कर दिया था। यानी कि इन्होंने गद्य और पद्य से मिलाकर काव्यों का निर्माण शुरू कर दिया था, कागज़ पर लिखना। उन्होंने शिलालेख से हटकर कुछ नया सोचा था। कौन थे? त्रिविक्रम और सामदेव सूरी। नेक्स्ट है जैन कवि। अब एक जैन के कवि थे जो थे सोमदेव सूरी। इनके चंपू काव्य, यानी कि इन्होंने एक नए तरीके के काव्य लिखे थे जिनका नाम था चंपू, ठीक है। तो इनके चंपू काव्य में वीर, श्रृंगार और शांत रस की प्रमुखता रही। यानी कि इन्होंने अपने काव्य में वीर, श्रृंगार और शांत, इन रस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। अब यार ये रस क्या होते हैं? अपने वाक्य को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हम रस का इस्तेमाल करते हैं। ये रस क्या होता है? ये 10 तरीके के होते हैं। जैसे कि वीर हो गया, तो वीर रस क्या होता है? किसी वाक्य में वीरता को दिखाने का जो तरीका होता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जिससे वीरता दिखे, तो वो हो जाता है वीर रस। श्रृंगार रस यानी कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जिसमें उस वाले हमारे रचना, इस वाले वाक्य के अंदर श्रृंगार दिखे या फिर प्रेम दिखे, तो वो क्या हो जाता है? श्रृंगार रस। यानी कि श्रृंगार से रिलेटेड अगर कुछ दिखता है, जैसे कि इसकी सौंदर्य से रिलेटेड कुछ दिखता है कि कितना सुंदर, कितनी सुंदर, उसका अच्छे से डिफाइन किया है, तो वो हो जाता है श्रृंगार रस, ठीक है। तो ऐसे उनके चंपू काव्यों में इन रसों की बहुत ज़्यादा प्रमुखता रही उस टाइम पे। और अपभ्रंश से आदिकालीन हिंदी साहित्य का सीधा संबंध रहा। देखो अपभ्रंश मैंने बताया था बहुत टाइम पहले की जो भाषा होती है, तो अपभ्रंश से ही जो थी वो हिंदी का जन्म हुआ था, अपभ्रंश से। तो आदिकालीन हिंदी साहित्य जो था उसका सीधा संबंध अपभ्रंश से था। तो यार सीधा संबंध तो होगा ना, क्योंकि हिंदी भाषा ही अपभ्रंश से निकली है, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यापति की जो संस्कृत, अवहट और मैथिली तीनों में रचनाएं मिली। इनकी जो रचनाएं थी वो संस्कृत में, अवहट में और मैथिली तीनों भाषाओं में इनकी रचनाएं मिली। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश साहित्य में 3 प्रकार के बंधों का उल्लेख किया। अब देखो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इन्होंने अपभ्रंश साहित्य में, यानी कि जो बहुत पहली भाषाओं में लिखे गए साहित्य थे, उनमें 3 प्रकार के बंधों का उल्लेख किया। पहला था दोहा बंध, पदड़ियाँ बंध और गे पद बंध। तो ये 3 पद थे जिनका इन्होंने उल्लेख किया था कि अपभ्रंश साहित्य में इन सब बंधों का मतलब इस्तेमाल किया गया है। देखो यार बंध क्या होगा? एक तरीके से काव्य या फिर मैं बोलूँ साहित्य लिखने का जो पूरा तरीका होगा, किस तरीके से लिखा जा रहा है। आप उसे कहानी की फॉर्मेट में लिखते हो, नाटक के फॉर्मेट में लिखते हो, या फिर एक कविता की फॉर्म में लिखते हो जिसको काव्य बोल देते हैं, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे बंध आ गया। एक होता पद भी तरीका होता है लिखने का, ठीक है। तो ये हो जाते हैं, मतलब इन्होंने उल्लेख किया था कि ये 3 बंध थे, 3 तरीके के बंध थे जिनका इस्तेमाल अपभ्रंश साहित्य में किया गया। अब नेक्स्ट है हमारा आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं। तो इसमें पहला आता हमारा वीर रस की प्रधानता। यानी कि आदिकाल में जितने भी साहित्य बने थे, यानी कि उस टाइम के साहित्यों में जो विशेषताएं थी मैं वो बता रही हूँ आपको। तो उस टाइम के साहित्यों में वीर रस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। तो इस काल के साहित्यों में वीरता को दिखाने के लिए काव्यों में वीर रस का भरपूर प्रयोग किया गया। वही मैंने आपको बताया कि साहित्यों में वीर रस का प्रयोग किया गया था। इस काल में वीरता से भरी रचनाएं जो थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में की गई। उन्होंने मतलब जो कवि थे उन्होंने अपने शासकों की वीरता दिखाने के लिए कि हमारा शासक कितना वीर है, बहुत सारी वीरता से भरी हुई रचनाएं बनाई थी। इस समय के रचयिता राजाओं के आश्रय में रहते थे। यानी कि राजा जो थे इन कवियों को अपने महल में रख लेते थे कि अब तुम यहाँ बैठो और अपनी कविताएं या फिर काव्य लिखते रहो। तो क्या होता था, कवि को क्या लगता था कि अब जो हमारा आश्रयदाता हो गया, यानी कि राजा ने हमें छत दी है, हमें खाना पीना, हमें सब कुछ दे रहा है, तो अब हमारा फ़र्ज़ बन गया है कि हम राजा की मतलब प्रशंसा करें हर तरफ। तो राजा की प्रशंसा हर जगह होनी चाहिए। तो कवि क्या करते थे, राजा की वीरता, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें ही लिखते थे, उसकी प्रशंसा ही करते थे, बढ़ा चढ़ाकर उनकी प्रशंसा करते थे वो अपनी रचनाओं में। इसलिए इस काल के साहित्य में वीर गाथा साहित्य भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है हमारा युद्धों का सजीव वर्जन। अब देखो यार, इस काल के युद्धों का वर्णन जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक हुआ है इस काल में। अब अगर वीरता बता रहे हैं तो युद्ध हुए होंगे, उन्होंने बताया होगा हमारा राजा इस तरीके से जीता, इस तरीके से जीता, तो युद्धों का वर्णन बहुत ज़्यादा हुआ है। और ये वर्णन इतने सजीव यानी कि इतने रियलिटी बेस्ड लगते हैं कि मतलब ऐसा लगता है अगर आप इन्हें पढ़ोगे कि हाँ यार आप अपनी आंखों से देख रहे हो इन युद्धों को। तो ऐसा क्यों लगता है? तो ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि इस काल के जो कवि थे वो युद्ध में मतलब युद्ध को खुद अपनी आंखों से देखते थे, और यही नहीं वो उन युग में मतलब उन युद्धों में भाग भी लेते थे। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सुनकर उसके बारे में लिख रहे हो तो आपको भी पता होगा आप इतने अच्छे से नहीं लिख सकते हो, और यही आपने किसी चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, आपने उसे अपनी आंखों से देखा है, तो आपको उस चीज़ को डिस्क्राइब करने का तरीका ही अलग होगा। तो यही इसमें बोला है, कवि उस टाइम पर युद्धों को अपनी आंखों से देखते थे और यहाँ तक कि उनमें भाग भी लेते थे, इसीलिए उन्होंने जो युद्धों का वर्णन किया हुआ है इन साहित्य के अंदर वो इतने रियलिटी बेस्ड किया हुआ है कि ऐसा लगता है अगर हम उन्हें पढ़ते हैं तो कि हाँ यार हमारी आंखों के आगे सब कुछ चल रहा है। भाषा की बात की जाए तो इस काल में 5 भाषाओं की रचना प्राप्त होती है, यानी कि 5 भाषाओं से लिखे हुए साहित्य मिलते हैं, अपभ्रंश, डिंगल, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और मैथिली। अब करते हैं प्रकृति चित्रण, यानी कि इस काल में जो था प्रकृति का चित्रण भी बहुत ज़्यादा हुआ है इस काल के साहित्यों में। देखो, युद्ध क्षेत्र में जाते हुए जब बीच में पढ़ते थे पहाड़, नगर, नदी, इन सब का जो वर्णन किया है कवियों ने बहुत जमकर किया है, यानी कि इतने अच्छे तरीके से किया है कि ऐसा लगता है यार प्रकृति उस टाइम पे कितनी अच्छी रही होगी। तो प्रकृति चित्रण भी आदिकाल की साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी आदिकाल की जो मैंने अभी आपको समझा दी। तो यहाँ पे आपका आदिकाल वाला टॉपिक जो है इस वीडियो में फिनिश होता है। जो बाकी के 2 टॉपिक बचे हैं आपके मध्यकाल वाला और साथ ही साथ आधुनिक काल वाला, वो उसके लिए आपके नेक्स्ट वीडियो जो है आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।